नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य की बेस्ट प्रैक्टिस बुक और इसके अंतर्गत आधुनिक काल में छायावाद शीर्षक से आज प्रश्नों को हम देखेंगे। छायावाद के कुछ प्रश्न हमने पिछले प्रैक्टिस सेट्स में भी देखे हैं, लेकिन अभी काफ़ी इसके प्रश्न अभी शेष हैं जो हमें करने हैं। वर्तमान में कई परीक्षाओं की तिथि जनवरी लास्ट तक घोषित हो जाएगी, तो उसकी तैयारी के क्रम में हमें प्रतिदिन अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करना है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। वीडियो के मध्य में परीक्षा उपयोगी अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? हम सब जानते हैं कि उर्वशी दिनकर की कृति है। उर्वशी नाम से अन्य लेखकों ने भी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वह उर्वशी महाकाव्य है, जिसको दिनकर ने 1961 में लिखा है। तो ये महाकाव्य है, इसमें 5 अंक हैं। और नेट की परीक्षा में या असिस्टेंट प्रोफेसर के पुराने पेपर्स आप जब प्लेलिस्ट में देखेंगे तो जानेंगे कि एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि काम और आध्यात्म की समस्या को लेकर कौन सी रचना लिखी गई है। तो काम आध्यात्म की समस्या को व्याख्यायित करने वाली कृति है उर्वशी। शीघ्र ही उर्वशी को हम हिंदी बुकशाला चैनल पर पढ़ेंगे। आज की बात करूं तो आपका अंधा युग लगभग सभी परीक्षाओं के सिलेबस में है। पीजीटी टीजीटी में भी अंधा युग से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वर्तमान मतलब ऐतिहासिक कथा पर आधारित होते हुए भी वर्तमान में वह प्रासंगिक है। तो उसको मैंने प्रारंभ कर दिया है। भारत भारती आपकी चल रही है, तो दोनों बुक्स और एनसीईआरटी की, इन सब के लिए आप हाल ही के वीडियोस चेक कर लीजिएगा। आपको हिंदी बुकशाला पर ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। आगे देखते हैं। उर्वशी कृति का नायक है पुरूरवा, नायिका है उर्वशी जो कि एक अप्सरा है। यह कथा नट और नटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक कथा को पौराणिक कथा का संदर्भ देकर प्रस्तुत किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो भी कृति वर्तमान में प्रासंगिक होती है, यानी जो कालजयी रचनाएं होती है, जिनकी कथा वस्तु ऐसी होती है जो अपने समय में भी प्रसिद्ध है और वर्तमान में भी प्रासंगिक है, तो वो हमेशा प्रसिद्धि को प्राप्त करती हैं। वो हमेशा के लिए पाठक वर्ग की विशेष पसंद बन जाती हैं, क्योंकि हर युग के वो अनुकूल होती हैं। और वैसी ही रचना है उर्वशी है, कामायनी है, गोदान है उपन्यासों में। तो ये सारी चीजें हैं। उर्वशी के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीति नाट्य भी माना जाता है। 1972 में कौन सा मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दिनकर को उर्वशी पे। और उर्वशी को गीति नाट्य भी कुछ लोग मानते हैं। दिनकर की रचनाएं देख लीजिए। रेणुका 1935, हुंकार 39, रसवंती 40, रश्मिरथी 52, परशुराम की प्रतीक्षा 63। मधुमेह वसंत जीवन वन के, इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है? तो वसंत हमेशा यौवन का प्रतीक रहेगा। जीवन की 3 भागों में हम बांटें, बाल, यौवन और वृद्धावस्था, तो हमेशा वसंत यौवन का प्रतीक रहेगा। पतझड़ हमेशा वृद्धावस्था का प्रतीक रहेगा। और जो नए पत्ते हैं वो किसका प्रतीक रहेंगे? बचपन का प्रतीक रहेंगे। कोपलें हैं तो ये बचपन का प्रतीक रहेंगी। यह जो है कामायनी, कामायनी के, बेटा जल्दी आना, कामायनी के काम सर्ग से हैं, यानी चौथे सर्ग की ये पंक्तियां हैं। कामायनी काफी फेमस है, आपके सिलेबस में भी और इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जो सर्ग लगे हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। केंचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? निराला ने। निराला ने जो छंद प्रयुक्त किया है वो उसे मुक्त छंद कहा जाता है, मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने उस छंद को केंचुआ छंद कहकर भी संबोधित किया है। निम्न में से कौन सी रचना निराला जी रचित व्यंग परक रचना है? कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता हमने इसी हिंदी नेटशाला चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। इनकी कुकुरमुत्ता मिल जाएगी, राम की शक्ति पूजा मिल जाएगी, आप चेक करिएगा। तो कुकुरमुत्ता बहुत ही सरल सीधी और अच्छी कविता है। 1942 में इन्होंने लिखी थी। पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता कविता के बहाने व्यंग किया गया है, बल्कि कहें कि करारा व्यंग किया गया है। कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व और गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, प्रतिनिधित्व करता। बाकी व्याख्या इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि 2-3 प्रैक्टिस सेट हम छायावाद से संबंधित पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो उनमें ये चीजें बता चुकी हूँ। जब मैं आपको प्रश्न पढ़ रही होती हूँ तो व्याख्या भी देख लेती हूँ कि कहीं कोई आपके काम की चीज हो तो पढ़ के सुना दूँ। तो उसके लिए आप चिंतित ना हो कि मैम आपने व्याख्या नहीं पढ़ के सुनाई।
वो मैं पूर्व में कर चुकी हूँ और आपको सारे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। अब आपको लग रहा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कम समय रह रहा है, तो आप कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुमांचल प्रदेश को है। कथन है ये सुमित्रा नंदन पंत का है। पंत ने कविता को कल्पना की कानन रानी कहा है। अब आप ये देखिएगा कि ये प्रश्न आपका जो है नेट में भी पूछा हुआ है, तो अगर ये लग रहा है कि DSSB के प्रश्न हमारे किस काम के, तो इसको आप अपने मन से निकाल दीजिएगा। यही प्रश्न आपको पुराने पेपर्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, उसमें दिए हुए हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, कुछ नया नहीं है, बस यही बार बार पूछे जा रहे हैं। गीत गूंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? निराला की है, 1954 में लिखा था। गीत गूंज निराला की है, 1954 में लिखा था। राग विराग में 130 रचनाएं, जिन्हें 3 चरणों में बांटा है। 3 है अर्चना, आराधना और गीत पुंज। पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? तो पंत जी का महाकाव्य है लोकायतन। पंत जी का महाकाव्य है लोकायतन। पंत जी का महाकाव्य लोकायतन है, 1964 है। लोकायतन को पंत जी ने लोक जीवन का महाकाव्य कहा है। इस पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। चिदम्बरा 1965, इसमें 1961 ईस्वी तक की पूर्व की रचनाओं का संकलन है। इस पर 1968 में ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया था। गुंजन है, गुंजन में नौका विहार, चांदनी, तपरे मधुर मधुर मन, भावी पत्नी के प्रति एक तारा कविताएं संकलित है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से काव्य संग्रह से कौन सी कविता संकलित है। लेकिन विशेषतः जो कविता आपके सिलेबस में निर्धारित है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो या नेट की तैयारी के लिए इस चैनल पे हो, तो जो आपके सिलेबस में वो कविताएं आपको मालूम होनी चाहिए, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है और वो कौन से काव्य संग्रह में संग्रहित है। तो वहां से भी आपका एक प्रश्न तैयार हो जाता है सिलेबस से ही। कविता हो, नाटक हो, उपन्यास हो, उनकी विषय वस्तु क्या है और पात्र कौन कौन से हैं, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, और यदि उन पर कोई पुरस्कार मिला है तो वह भी। ये 3-4 चीजें आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग याद करनी है। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? तो निराला की पुत्री है, सभी जानते हैं, 1935 में लिखा था और ये हमारे हिंदी काव्य के पहले शोक गीत के रूप में प्रसिद्ध है, जो उन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखा था। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका, 1923 में लिखा था। इसमें सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, वह तोड़ती पत्थर, प्रेयसी रचनाएं संकलित है। तो राम की शक्ति पूजा क्योंकि हमारे सिलेबस में है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये अनामिका जो इनका पहला काव्य संग्रह था 1923 में जो प्रकाशित हुआ था उसमें संकलित है। मैं नीर भरी दुख की बदली कौन से काव्य संग्रह में है? सांध्य गीत में। मैं नीर भरी दुख की गगरी सांध्य गीत काव्य संग्रह में संग्रहित है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का, और काफी हद तक हम इससे सहमत हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में, सूक्ष्म तो है किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। कामायनी इसका अच्छा उदाहरण है। तो आप लोगों ने कामायनी, कितने लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है? तो कृपया करके पढ़ लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जैसे कामायनी है, असाध्य वीणा है, परिवर्तन कविता है, आपका उधर मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता है। और ये जो फेमस चीजें हैं, जैसे गोदान है। और नेट की बात करें तो आपका बिंटी से भी एक प्रश्न हमेशा ही पूछा, तो ये कुछ जो फेमस चीजें हैं ना, जहां से पता ही है कि प्रश्न आएगा ही आएगा। पृथ्वीराज रासो है, तो ये सारी चीजें मैं पहले प्लेलिस्ट में आपको करवा चुकी हूँ। यानी जो नए विद्यार्थी, मैं इसलिए इतना आपको बताती हूँ क्योंकि आप लोग छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार किताबें ना खरीदें। तो जो नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं वो ये जरूर करें कि प्लेलिस्ट आप चेक करें, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब तो तब करें जब आपके उपयोग की कोई विषय वस्तु आपको प्लेलिस्ट में मिले, आपको अच्छा लगे तो करें, ना अच्छा लगे ना करें, लेकिन कृपया करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, ठीक है। तो उससे जो जितना भी मैटर मैंने आपके लिए डाला है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान से कर रहे हो, मतलब भारतवर्ष के किसी भी राज्य से, तो एक तो आपके लिए जो किताबें मैंने खरीदी हैं कम से कम वो आप लोगों के पास पहुंचे। पुराने पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट तो आप डेली मेरे साथ कीजिए। जैसे आज पहली बार है, आज से मेरे साथ डेली सॉल्व करिए और पीछे के प्लेलिस्ट से कर लिए। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को करेंगे, तब जाकर
कहीं आप इस तरीके से जैसे बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो अब एकदम से आ गया कि फरवरी में हो सकती है, क्वेश्चन मार्क है कि होगी या नहीं, लेकिन संभावना तो है। अब अगर फरवरी की निकल के आ रही है तो मार्च में तो आपकी हो ही जाएगी। दूसरा, नेट के दिसंबर में फॉर्म भरे गए, फरवरी मार्च में पेपर है। कुल मिला के आपकी नेट भी देंगे ना, दोनों देंगे। जिन विद्यार्थियों का जेआरएफ नहीं हुआ है, जो जेआरएफ लेना चाहते हैं, वो विद्यार्थी नेट की परीक्षा भी देंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी देंगे। तो कंपटीशन थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत टफ होने वाला है, डरना नहीं है। लेकिन वास्तविकता यही है, ठीक है, वास्तविकता यही है कि आपका कंपटीशन टफ होने वाला है। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने कर लिया, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को लगाना है। तो ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। देखते हैं, मधुशाला 1935 में आई थी, यानी जब गोदान लिखा जा रहा था तब मधुशाला, एक तरफ गोदान लिखा जा रहा था और एक तरफ क्या लिखी जा रही थी, मधुशाला। एकांत संगीत इनका आया था 1939 में। सतरंगनी आई थी 1945 में और मिलन न्यामनी इन्होंने लिखी थी 1950 में। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है, निराला, काफी फेमस है, नेट के सिलेबस में है। प्रसादकृत कामायनी महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जब भी कोई किताब मैं आपको पढ़ाती हूँ, जैसे चाहे अंधा युग हो या कामायनी या कोई भी, तो उसकी भूमिका मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, क्योंकि प्रश्न बनते हैं वहीं से। देखिएगा, इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है, पहला ही ऑप्शन गलत है। हम सब जानते हैं, हजारों बार हमने पढ़ा है कि ये 15 सर्गों में व्यक्त है। कामायनी 15 सर्ग 1935-36, बस 35 में पूरी हो गई थी ये, लेकिन प्रकाशित 36 में हुई थी। तो 35-15 कामायनी, याद रखिएगा आप 5-5 के फिगर में इस तरीके से याद कर लीजिएगा। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है, सही है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है, यह भी सही है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ, सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है, तो इसके लिए तो ये फेमस ही है। कर्म का संदेश है, मनु देवता होते हुए भी कर्म करते हैं, ठीक है। श्रद्धा भी प्रतिदिन आप देखते हो, पूरी कथा में आप देखते हो कर्म की ही प्रधानता है। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि कर्म को छोड़ के और आप वैरागियों का भेष धारण करके चले जाओ, नहीं। कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ। बार बार मैं आपको समझा चुकी हूं कि प्रगतिवादी रचनाएं भी करी हैं किसने, पंत ने। पंत ने प्रगतिवादी रचनाएं भी की हैं, लेकिन अंतिम समय में वो अपने अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। व्याख्या देखते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि प्रगतिवाद, ये तो अपने पढ़ लिया। इनकी प्रमुख कृति हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल। अब इनकी ये जो युगांत और युगवाणी कृतियां हैं ना, इनकी जो युगांत और युगवाणी ये जो कृतियां ये प्रगतिवाद से प्रभावित हैं, लेकिन बाद में ये अरविंद दर्शन की ओर मुड़े। अब बाकी के 3 कवियों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद समरसतावाद, आनंदवाद दर्शन से प्रभावित है। सूर्यकांत त्रिपाठी को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। बाकी चीजें आप जानते हो, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। और जयशंकर प्रसाद को भी कामायनी के संदर्भ में हम जानते हैं, इसीलिए मैं आपको भूमिका पढ़कर सुनाती हूँ, क्योंकि मैं पुराने पेपर आपको सॉल्व करवाती रहती हूँ, तो मुझे ये इस चीज़ का पता है कि कृति से भी प्रश्न आ रहा है तो उसकी भूमिका से भी प्रश्न किस तरीके से बनेगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है। हम विश्वाई जन्म के, स्पष्ट ही है। रेणुका दिनकर का है, हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी का है और मिलन राम नरेश त्रिपाठी की है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है। छायावादी कवि कौन नहीं है, शिव मंगल सिंह सुमन, प्रगतिवादी के अंतर्गत आएंगे। आसानी से आप इसे देख सकते हैं। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है, बार बार पूछा जाता है, बहुत ईजी आप कर लेंगे। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, पंत को कहा जाता है। तो इसमें जयशंकर प्रसाद को कलाधर और झारखंडी भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला, महाप्राण, श्रीमान गर्जन सिंह वर्मा, साहित्य शार्दुल आदि नामों से अलंकृत किया जाता है। पंत को राजकुमार, अप्सरा लोक का कवि, स्वर सिद्ध, गोसाई दंत पंत, हरिवंश राय बच्चन जनता के बीज का कवि भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। कौन कह रहा है ये कह रहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कह रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका यूपी वाला जो पेपर हुआ उसमें ये पूछा 2016 में, रामकुमार वर्मा कह रहे हैं।
तो अब जब छायावाद पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, अभी अभी नोट्स में उसको तैयार करूंगी कामायनी के, तो कैसे करना है। छायावाद पहले आपको क्या होता है उसकी परिभाषा करवाऊंगी, फिर आपको कामायनी के विषय में जो लेखकों ने कहा है उसकी परिभाषा करवाएंगे, और फिर कामायनी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनको करवाएंगे। इस तरीके से पूरा करते हुए चलेंगे, तब जाकर आप कहीं कंपटीशन में बैठने के लिए हम तैयार हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कवियों को आरोही क्रम में काल क्रम में व्यवस्थित करें। तो प्रसाद, फिर निराला, फिर पंत और महादेवी। प्रनिपम, प्रनिपम, जीवन काल याद हो तो अच्छी बात है, नहीं सबसे बड़े थे प्रसाद और सबसे अंतिम थी महादेवी। प्रसाद कैसा था, निराला था। निराला क्यों था, क्योंकि वो पंत का प्रसाद था, पंत होता ना जो भी मान लीजिए, पत्ता मान लीजिए, और महादेवी का था। प्रसाद निराला था, पंत का था, महादेवी के लिए समर्पित था। इस तरीके, वैसे तो महादेवी को पहला आना चाहिए स्ट्रिक के हिसाब से, पर ऐसा होगा नहीं। प्रसाद सबसे जरूरी चीज है, प्रसाद। आप मंदिर जाओ तो सबसे जरूरी चीज क्या है, प्रसाद, और वो भी निराला प्रसाद। पंत का महादेवी को समर्पित था। ठीक है, आगे आप देख लेते हैं। इनके जन्म काल आप देखें तो देख लीजिएगा, 1879 से 1937 तक रहे हैं प्रसाद जी। निराला जी आए 1899 में, इनके 10 साल बाद, और फिर अगले ही वर्ष आ गए थे 1900 में पंत, और फिर उनके 7 वर्ष बाद आई थी महादेवी वर्मा। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त की क्या की गई है, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। तो ये तो आप बहुत इजी है, अगर ऐसा पेपर आ गया तो ये बहुत इजी है, ये आप वैसे भी कर दोगे। भिक्षुक अभी काफी समय से नहीं पढ़ी है, लेकिन देखकर भी कर दोगे। छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति बिल्कुल सही है। कल्पना की अतिशयता, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, नगेंद्र की परिभाषा है, सही है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, ये गलत है। बार बार बता चुकी हूं इसीलिए रिपीट नहीं कर रही, विशेषताएं पूर्व के उसमें देख चुके हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों में सबसे पहले निहार आया 30 में, फिर नीरजा आया 35 में, फिर इन्होंने सांध्य गीत लिखा 36 में, और दीपशिखा लिखा 42 में। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित करे ही वापस लौटा दिया था, तो ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रिस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका, जामवान का। इसीलिए मैंने कहा कि पूरी जो कविता है, पूरी रचना है, उसको आप लोग पढ़िएगा। अब इसके आगे की जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं इसके आगे के प्रश्न करवाऊंगी। तब तक आप प्लेलिस्ट से पुरानी प्रैक्टिस सेट करिए। मिलती हूँ आपसे आगे इसी चैनल पर महत्वपूर्ण किसी विषय वस्तु के साथ। और बुकशाला पर अभी सुबह ही मैंने आपके लिए अंधा युग अपलोड कर दिया है, तो कृपया करके पढ़ लीजिए उसे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।